हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल आकाश लेक्चर। स्टूडेंट, जितने बच्चे कल हिंदी का एग्जाम देने वाले उनके वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी के पेपर में आप लोगों का रस छंद अलंकार ये टॉपिक ऐसा है कि फिक्स टॉपिक है। और मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले वीडियो, इसमें लाखों वीडियोज बन गई है, समझ लीजिए। लेकिन इतना डिफिकल्ट परिभाषा, इतना डिफिकल्ट उदाहरण कि लड़के याद कर ही नहीं पाएंगे। और उनका 6 नंबर जो है मेरे प्यारे बच्चों जो होगा वो आप लोगों का नहीं मिल पाएगा। 6 नंबर का आता है, 2 नंबर का रस आता है, 2 नंबर का छंद आता है, 2 नंबर का अलंकार। बहुत सारे बच्चों का कमेंट था कि सर इतना सिंपल बताइए रस छंद अलंकार की एक ही वीडियो में सारे टॉपिक कवर हो जाए और याद हो जाए। तो बिल्कुल आज की इस वीडियो में बहुत छोटी वीडियो है, 6 नंबर पक्का हो जाएगा। इतना सिंपल परिभाषा, इतना सिंपल उदाहरण आपने कभी यूट्यूब चैनल पे देखा नहीं होगा। देख लीजिए, लास्ट तक जाते जाते आपको याद हो जाएगा, इस बात की गारंटी है। 6 नंबर आप लोगों का इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से आप लोगों का पक्का हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले अगर हम रस की बात करते हैं और कौन से रस इस बार आने वाले हैं कल के हिंदी के पेपर में आप लोगों को, सबसे पहले हम देखेंगे श्रृंगार रस को। सबसे पहले हम लोग श्रृंगार रस को देखेंगे। और श्रृंगार रस देखिए तुरंत याद हो जाएगा मेरे प्यारों। देखिए, आपको 3 वर्ड याद करना है। एक विभाव याद करना है, एक अनुभाव करना है, एक संचारी भाव याद करना है। 3 अगर टॉपिक याद है तो सब कुछ में यही लागू होगा। देखिए, श्रृंगार रस में करोगे क्या कि जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है, संयोग मतलब मिलन होता है, तो वहां पे रति नामक अस्थाई भाव से श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। बस हो गया परिभाषा। आप बताइए कितना ज्यादा सिंपल है। जब विभाव, अनुभाव, संचारी भाव का संयोग होता है तो रति नामक अस्थाई भाव से श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। 2 लाइन का है, तुरंत याद हो गया होगा। उदाहरण की अगर हम बात करें तो उदाहरण तो इतना ज्यादा सिंपल है कि आपको क्या ही बताया जाए। उदाहरण बहुत ही ज्यादा सिंपल है। देखिए क्या है कि कहत नठत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत नैनहु ही सो बात। अब इससे ज्यादा सिंपल आप लोगों को नहीं कोई मिलेगा। इससे ज्यादा सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल मैंने लिया है, तुरंत याद हो जाएगा। ये इसका उदाहरण है। तो श्रृंगार रस है इसका उदाहरण। ठीक है, तो श्रृंगार रस समझ में आ गया आप लोगों को। इसी प्रकार वीर रस भी बहुत छोटा है। मैंने कहा ना कि देखिए, जब विभाव, अनुभाव, संचारी भाव का संयोग होता है तो उत्साह नामक अस्थाई भाव से वीर रस की उत्पत्ति होती है। बस दोनों जो आपका परिभाषा सेम है, बस यहाँ रति नामक अस्थाई भाव से श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है और यहाँ उत्साह नामक अस्थाई भाव से वीर रस की उत्पत्ति होती है। बाकी तो वही है कि जब विभाव, अनुभाव, संचारी भाव का संयोग होता है तो उत्साह नामक अस्थाई भाव से वीर रस की उत्पत्ति होती है। बस उतना ही तो चेंज करना है, बस थोड़ा सा, बाकी परिभाषा तो सेम है। उदाहरण की अगर हम बात करें तो उदाहरण देखिए, बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अब इतना ज्यादा सिंपल आपको कोई नहीं बताएगा, अब तो याद ही हो गया होगा आप लोगों का। ये तो बचपन में इनकी कहानियां सुनते ही हो आप लोग, मेरे झांसी वाली रानी की, और आपको याद भी होगा। तो देखिए, श्रृंगार रस और वीर रस याद हो गया कि नहीं आप लोगों को मेरे प्यार बच्चों। चलिए, अब अगला आता है मेरे प्यार जो हास्य रस। अब हास्य रस भी बहुत ही ज्यादा सिंपल है। हास्य रस में क्या कहोगे कि जब विभाव, अनुभाव, संचारी भाव का संयोग होता है। ये तो तीनों लाइन तीनों में सेम थी, तीनों में सेम थी, बस यहाँ बस ये वाली लाइन चेंज होती है। तो हास नामक अस्थाई भाव से आरस की उत्पत्ति होती है। अब बताइए, इससे ज्यादा सिंपल मैं नहीं बता पाऊंगा कि जब विभाव, अनुभाव, संचारी भाव का संयोग होता है तो हास नामक अस्थाई भाव से हास्य रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण की अगर हम बात करें, देख लीजिए, इतना ज्यादा सिंपल उदाहरण आपने देखा नहीं होगा कि बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बाका होए। अब इससे ज्यादा सिंपल आपको थोड़ी मिलेगा। तुरंत जाइए, याद कीजिए, 6 नंबर आपका पक्का है, बिल्कुल पक्का है मेरे प्यार बच्चों। इससे आसान वीडियो आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, और ये फिक्स टॉपिक है तो आएगा ही आएगा, ये बात आपको भी जानकारी है। तो रस मैंने तीनों के तीनों रस मैंने बता दिया। अब हम आगे बढ़ेंगे अलंकार की तरफ। अलंकार भी इतना ज्यादा सिंपल लेकर आए हो कि तुरंत याद हो जाएगा। चलिए देखिए, अलंकार की तरफ बढ़ते हैं। अलंकार देखिए मेरे प्यार बच्चों क्या है। अलंकार में हम लोग लिखेंगे, सबसे पहला जो अलंकार है वह है आपका उपमा अलंकार। और उपमा अलंकार क्या है, हेडिंग डाल के, कि जहां पर उपमेय की तुलना उपमान से समानता के आधार पर की जाती है वहां उपमा अलंकार होता है। ठीक है, अब देखिए, जहां उपमेय की तुलना किससे, इसमें 2 नाम याद करना है आपको, एक उपमेय एक उपमान। बस 2 वर्ड याद है तो काम बन जाएगा कि जहां पर उपमेय की तुलना उपमान से समानता मतलब बराबर समानता के आधार पर की जाती है वहां पर उपमा अलंकार होता है। उदाहरण की अगर बात, उदाहरण तो बहुत ज्यादा सिंपल मैंने लिखा है, गाना लिख दिया है कि फूलों सा चेहरा तेरा कलियों से मुस्कान है। अब देखिए, ये गाना ही हमने लिख दिया है मेरे प्यार बच्चों, फूलों सा चेहरा तेरा कलियों से मुस्कान है।
ठीक है, फूलों की तुलना उसके चेहरे से किया जा रहा है, कलियों की तुलना उसकी मुस्कान से की जा रही है मेरे प्यारे बच्चों। अब बताइए इतना सिंपल उदाहरण आपको कौन देगा? ठीक है, तो उपमा अलंकार भी याद हो गया कि नहीं आप लोगों को? बताइए कमेंट करके। आगे देखिए, आगे बढ़ेंगे रूपक अलंकार। अब रूपक अलंकार मेरे प्यारे बच्चों हेडिंग डाल लीजिए, वो भी बहुत सिंपल है, दो ही वर्ड याद करना है, एक उपमेय एक उपमान। तो यहां लिखेंगे कि जहां पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, वहां पे समानता के आधार पर की जाती थी, वो रूपक में भेद रहित आरोप हो वहां रूपक अलंकार होता हो। मतलब कि उपमेय और उपमान में भेद होगा रूपक में, और उपमा में, उपमेय और उपमान में समानता होगी। तो उपमा में तो समानता होगा, रूपक में भेद होगा। ठीक है, तो जहां पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहां पर रूपक अलंकार होता है। उदाहरण के तौर पे अगर हम बात करें, पहला उदाहरण देख लीजिए, सिंपल दो उदाहरण लिया। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ये भी बहुत बार अपने बचपन से सुनता आ रहे होंगे आप। ठीक है, और चरण कमल बंदो हरि राई, लो भाई अब इससे सिंपल कहाँ आपको कोई देगा? दोनों याद हो गए, ये कहीं याद करना था लेकिन दो दे दिया होगी ताकि आपको ये आसानी से याद हो पाए। तो रूपक अलंकार भी यहाँ पे एकदम अच्छे से कंप्लीट हो गया, और साथ ही साथ यहाँ पे उपमा अलंकार भी यहाँ पे अच्छे से समाप्त हो गया। याद हो गया होगा कि नहीं? अभी याद हो गया होगा आप लोगों को। चलिए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है यमक अलंकार। उपमा अलंकार रूपक अलंकार हो गया, अब यमक अलंकार आ गया। यमक अलंकार भी बहुत सिंपल है, देखिए जहां पर कोई शब्द, ये तो बहुत ज्यादा सिंपल है, कि जहां पर कोई शब्द एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ अलग अलग हो वहां पर यमक अलंकार होता है। देखिए अब कितना सिंपल है, जहां पर कोई एक शब्द एक से अधिक बार आए उसका अर्थ अलग अलग हो वहां पर यमक अलंकार होता है। उदाहरण के तौर पे पहला देखिए, काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। अब घटा यहाँ पे इसका अर्थ अलग है, इस घटा का अर्थ अलग है। वही अगर हम बात करें दूसरा, कि सोना कितना सोना है सोने जैसा तेरा मन, तो देखिए सोना का अर्थ यहाँ पे अलग है, सोना का अर्थ यहाँ पे अलग है। तो मतलब कोई एक शब्द एक से अधिक बार आए लेकिन उसका अर्थ अलग अलग हो वहां पे यमक अलंकार होता है। अब इससे सिंपल क्या ही मिलेगा आपको बताइए? क्लियर हो गया यमक अलंकार। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारों चो, अगला देख लीजिए। अगला है आपका श्लेष अलंकार। अब श्लेष अलंकार भी बहुत सिंपल है, देखिए कि जहां पर कोई शब्द एक ही बार आए लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। जस्ट उसका उल्टा, वहां क्या होता था कि एक शब्द एक से अधिक बार आता था, अर्थ अलग अलग होता था, और यहाँ पे एक शब्द एक ही बार आएगा लेकिन उसका अर्थ अलग अलग होगा, उसे हम श्लेष अलंकार कहेंगे। देख लीजिए दो उदाहरण क्या है। प्रियतम बतला दो लाल मेरा कहाँ है, प्रियतम बतला दो लाल मेरा कहाँ है। दूसरा है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। अब देखिए पानी का प्रयोग एक बार, पानी का प्रयोग दो बार, तीन बार किया गया है, मतलब एक ही शब्द आया है, एक ही शब्द बार बार आया है लेकिन उसका अर्थ अलग अलग होगा मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? चलिए तो ये भी आपको याद हो गया श्लेष अलंकार। आगे बढ़ेंगे अगले टॉपिक की तरफ। अब हम देखेंगे छंद। ठीक है, अब छंद में हम लोग देखेंगे दोहा। ठीक है, दोहा भी बहुत सिंपल लिख के लेकर आए हो मेरे प्यारे बच्चों, कि दोहा हेड डाल के लिखिएगा कि दोहा जो है यह एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इस पहली लाइन को याद कर लीजिए कि दोहा जो है एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसमें कितने चरण होते हैं? चार चरण होते हैं। इसमें चार चरण होते हैं, और पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, ठीक है, और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं। ठीक है, इसका ट्रिक देखिए, पहले और तीसरे मतलब 13, 13 से ही आपको मालूम चल जाएगा कि पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती है। और बच गया दूसरा और चौथा, तो दूसरा चौथा में तो 11-11 मात्राएं होंगी। तो कितना ज्यादा सिंपल है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा सिंपल। याद हो गया कि नहीं? छंद का मतलब क्या होगा? छंद में दोहा पहले आया, और दोहा का मैंने पोस्टमार्टम इस कदर किया कि यह एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसमें चार चरण होते हैं, पहले एवं तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं। उदाहरण देख लीजिए, बहुत सिंपल उदाहरण लेकर आया हूं मैं। उदाहरण है कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परे श्यामु हरित दुती होई। अब मेरे प्यारों जो हो गया। ठीक है, इसमें क्या होगा कि पहले और तीसरे चरण में मेरे प्यार जो 13-13 मात्रा है, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, देख लीजिए। अब आएगा सोरठा।
दोहा की बात क्या आएगा, सोरठा। सोरठा में देखिए क्या लिखेंगे कि यह एक अर्ध समात्रिक छंद है, वही लाइन जो इसमें है, यह एक अर्ध समात्रिक छंद है, इसमें भी वही लाइन है, यह एक अर्ध समात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, इसमें भी 4 चरण होते थे, तो परिभाषा तो सेम है, बस चेंज यहाँ होगा कि पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं, बस जस्ट उल्टा, जस्ट उल्टा। मतलब दोहा का जस्ट उल्टा सोरठा होता है, या सोरठा का जस्ट उल्टा दोहा होता है, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। कि यह एक अर्धसमात्रिक शब्द होता है, इसमें 4 चरण होते हैं। उसमें क्या होता था कि पहले और तीसरे में 13-13, लेकिन इसमें पहले और तीसरे में 11-11 होंगे और दूसरे और चौथे में 13-13 होंगे, बस जस्ट उसका उल्टा है। ठीक है, अब उल्टा है मेरे प्यारों चो, तो इसी को देखो, राधा नागरी सोई को इधर कर दो, मेरी भव बाधा को इधर कर दो, इस वाले लाइन को इधर कर दो, इस वाले लाइन को इधर कर दो, वही परिभाषा रहेगा, मतलब उदाहरण वही रहेगा, बस चेंज कर दो। देखो, राधा नागरी सोई, इसको मैंने इधर कर दिया, मेरी भव बाधा और को पीछे मैंने कर दिया, फिर श्यामु हरित दूती होई को मैंने आगे कर दिया, अजा तन की झाई पैरे को मैंने पीछे कर दिया। तो बस देखिए आप कितना आसान है कि अगर एक आपको याद है, दोहा सिर्फ याद है या उसका एक उदाहरण याद है, तो सोरठा तो बिना कहले याद है। ठीक है, बिना मतलब याद किए हुए याद हुए, क्योंकि इसका उल्टा कर दीजिएगा, इसका उल्टा करना है और इसको उदाहरण को भी उल्टा कर देना है। लो भाई, हो गया सोरठा, अब हो गया इधर आपका दोहा। दोनों चीजें क्लियर है कि नहीं, आपको समझ में आ गया, याद हो गया होगा मेरे प्यारे बच्चों। बिल्कुल इससे आसान वीडियो आपको नहीं मिलेगी। एक चौपाई बचा, चौपाई का भी पोस्टमार्टम करते हैं। देखिए चौपाई में होगा कि यह एक सममात्रिक छंद है, ठीक है, लेकिन याद देखिए यह एक सममात्रिक है और उसमें क्या था, अर्ध सममात्रिक। तो यह एक सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। इसमें अंतिम 2 वर्ण गुरु और लघु नहीं होने चाहिए, बस यह होता है चौपाई। मतलब अंतिम 2 वर्ण जो है गुरु लघु नहीं होने चाहिए। 16 मात्राएं होती है, सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। अब तो याद ही हो गया। उदाहरण के तौर पे अगर बात करें, उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण मैंने तो हनुमान चालीसा ही ले लिया है कि जे हनुमान ज्ञान गुण सागर, जे कपीस तिहु लोग उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अब बताइए ये किसको याद नहीं होगा उदाहरण, बचपन से ही हनुमान चालीसा आप गाते आ रहे हो, तो यहाँ से आपका चौपाई याद हो गया। क्लियर है मेरे प्यारों चो, खत्म। रस छंद अलंकार 10-11 मिनट की वीडियो में पूरा का पूरा टॉपिक खत्म, 6 नंबर आपका क्लियर हो गया। अब इससे आसान वीडियो आपको कोई कोई नहीं दे सकता है। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर रहोगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक प्यारा से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।